हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है अधिगम। पुराने क्लासेज में हम लोगों ने मनोविज्ञान के इतिहास और अभिप्रेरणा के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लिया था, और आज एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है अधिगम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग बोला जाता है। तो सबसे पहले तो यही समझेंगे, अधिगम के अर्थ के बारे में समझेंगे। अधिगम के संकीर्ण अर्थ की बात हम करें तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। लेकिन ये संकीर्ण अर्थ, ये व्यापक अर्थ नहीं है। कहने का मतलब है कि सिर्फ सीखना शब्द से हम अधिगम को परिभाषित नहीं कर सकते, बल्कि इसके व्यापक अर्थ से अधिगम को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कहने का मतलब है कि अधिगम हम किस चीज़ को बोलेंगे, तो अगर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, अस्थायी परिवर्तन आना चाहिए, और भी शर्त यह है कि 3 कारणों से आना चाहिए: अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, तभी हम उसे अधिगम कह सकते हैं, अन्यथा हम उसे अधिगम नहीं कह सकते। देखिएगा, मैं इसे याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप ए से अभ्यास और ए से अनुभव तथा पी से प्रशिक्षण। तो आप से भी आप याद रख सकते हैं, आप मीन्स आम आदमी पार्टी, इससे आप याद रख सकते हैं कि ए से अभ्यास और ए से अनुभव तथा पी से प्रशिक्षण, यानी इन 3 कारणों से ही अगर व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है तो फिर आप इसे अधिगम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के व्यवहार में इन सारे कारणों से भी परिवर्तन होता है, लेकिन इन सारे कारणों से जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 3 कारण ही होना चाहिए, जो वहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। देखिए, परिपक्वता की अगर हम बात करें, कारण ये है, अगर मान लीजिए इनके कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो फिर उसे अधिगम क्यों नहीं कर सकते। इसका मेन कारण है कि इन कारकों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन नहीं होता। इसी कारण हम उसे अधिगम नहीं करते। परिपक्वता की अगर हम बात करें तो परिपक्वता क्या होती है, तो देखिएगा, ये उम्र के अनुसार बच्चों के अंदर, चाहे किसी व्यक्ति के अंदर उम्र के अनुसार परिपक्वता आती है। तो परिपक्वता आती है तो इससे अधिगम हम नहीं बोल सकते। परिपक्वता के कारण अगर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उससे अधिगम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिपक्वता ये आप सीख थोड़े रहे हैं, तो उम्र के अनुसार ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें आ जाएंगे, इसलिए इसे आप अधिगम नहीं कर सकते हैं। बीमारी की अगर हम बात करें तो देखिए, बीमारी जो है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो, फीवर हो गया, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। व्यवहार में परिवर्तन हुआ, मान लीजिए आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपके अंदर कमजोरी हो गई। लेकिन आप बताइए, जैसे ही आप बीमारी से रिकवर हो जाएंगे, जब आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर तो आपका व्यवहार बदल गया। यानी बीमारी के कारण आपका अस्थायी परिवर्तन हुआ था, फिर आप ये परिवर्तन अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है। इस कारण बीमारी के द्वारा भी अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसे अधिगम नहीं कर सकते। थकान की अगर हम बात करें तो थकान के द्वारा भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम नहीं कर सकते, क्योंकि जब थकान खत्म होगा तो फिर व्यक्ति का व्यवहार सामान्य हो जाएगा। संवेगात्मक विकास की अगर हम बात करें तो ये देखो, संवेगों का विकास, जैसे बालक के अंदर ये भी उम्र के अनुसार संवेगों का विकास होता है, तो इसके द्वारा भी जो परिवर्तन होगा उससे अधिगम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बालक है और आप उस बालक को खिलौना देते हैं, फिर आप उससे उस खिलौने को छीन लेते हैं, तो बालक रोने लगता है। और जब वो बड़ा हो जाएगा तब आप उससे कोई चीज़ छीनिएगा तो नहीं रोएगा, क्यों? क्योंकि उसके संवेगों का विकास हो गया है। तो इसके द्वारा परिवर्तन, ये उम्र के अनुसार संवेगों का विकास होता है, तो इसके द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उससे अधिगम नहीं कर सकते। मादक पदार्थों का सेवन का अगर हम बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति शराब पिया है और शराब पिया है, नशे में है, लेकिन जब वो नशा से बाहर आएगा, जब उसका नशा उतरेगा, तो फिर वो सामान्य जैसा व्यवहार करने लगेगा, तो फिर आप इसे भी अधिगम नहीं कर सकते। अधिगम का शर्त ही है कि अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए। इन सारी चीज़ों से अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। अगले है मूल प्रवृत्ति। देखिए, मूल प्रवृत्ति के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को भी अधिगम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। जैसे प्याज काटते वक्त आंसू का आना, तो ये क्या, ये मूल प्रवृत्ति है, ये आप सीखते नहीं हैं, बल्कि ये तो जन्मजात है। ध्यान रखिएगा कि इन सारे कारणों से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन आप उसे अधिगम नहीं कर सकते। सिर्फ 3 कारण से ही व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, तब आप उसे अधिगम कहेंगे। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इन तीनों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं।
अब आगे हम अधिगम की विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो पहली विशेषता है, अधिगम जो है एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि अधिगम करने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको पढ़ाने नहीं आता था, आपने बीएड किया, बीएड का प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग लिया, अब आपको पढ़ाने आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप अधिगम के लिए एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, अब आपको पढ़ाने आता है। तो यही अधिगम एक प्रक्रिया है। अगली है, अधिगम जो है सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। तो देखिएगा, अधिगम जो है सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है टीचर बनना। टीचर बनने के लिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और सीटेट पास करने के लिए आप अधिगम कर रहे हैं, सीटेट की विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? आप अधिगम कर रहे हैं। तो अधिगम आप किस लिए कर रहे हैं? इसका उद्देश्य आपको टीचर बनना। तो अधिगम जो है हमेशा सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्य होता है तभी अधिगम होता है। अगला जो है वो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब है, अधिगम जो है जन्म से मृत्यु तक चलती है। जब बालक एक जन्म लेता है तब से ही वह सीखना स्टार्ट कर देता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो कुछ ना कुछ सीखते रहता है। जैसे मान लीजिए एक छोटे से बालक का जन्म हुआ, तो जैसे ही जन्म होता है वो अपनी आंखों पे समन्वय स्थापित करना सीखने लगता है, और 24 घंटे के अंदर वो अपनी आंखों पे समन्वय स्थापित करना सीख लेता है। और देखिएगा, जब वो बुजुर्ग हो जाता है, वो बालक जो जन्म लिया वो जब बुजुर्ग हो जाता है तो मरते मरते वो अपने परिवार वालों को सिखा कर जाता है कि बेटा अच्छा काम करना चाहिए, जीवन में लोगों के साथ अच्छे बर्ताव करने चाहिए। तो क्या हो रहा है, वो कुछ ना कुछ मतलब मरने के वक्त भी कुछ ना कुछ अपने परिवार वालों को सिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो खुद अपने अनुभव से सीख भी रहा है और दूसरों को सिखा भी रहा है। तो ये क्या है, अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब है, जब आप जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगली विशेषता जो है, अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, अधिगम जो है एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। क्रियात्मक कहने का मतलब है कि आपको अधिगम करने के लिए कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अधिगम आपको स्वयं आ जाता है, नहीं। मान लीजिए कि एक बालक है और वो अपने रूम में बहुत सारी किताबें रखा हुआ है। अब आप बताइए, वो चाहता है उस सारे किताब की विषय वस्तु उसे याद हो जाए। तो क्या ऐसे ही याद हो जाएगी, रखे रखे याद हो जाएगी? नहीं, उसे याद करने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, उसे क्रिया करना पड़ेगा, तब जाकर वो विषय वस्तु उसे याद होगी। तो ये एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। और कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य, आवश्यकता और योग्यता के अनुरूप क्रिया करता है। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है सीटेट पास करना, किसी का लक्ष्य है बैंक की नौकरी करना, तो अपने लक्ष्य के हिसाब से क्रिया करता है। आवश्यकता, जिसकी जिस प्रकार की आवश्यकता है उस हिसाब से वो मतलब मेहनत करता है, उस हिसाब से वो अधिगम करने की कोशिश करता है। योग्यता की अगर बात करें तो देखिएगा, किसी की योग्यता 10 घंटे पढ़ने की होती है, तो किसी की योग्यता 3 घंटे पढ़ने की होती है। किसी की मानसिक योग्यता ज़्यादा होती है, शारीरिक योग्यता कम होती है। किसी की मानसिक योग्यता कम होती है। तो ये क्या हो रहा है, कोई भी व्यक्ति जो मतलब क्रिया करेगा, अधिगम करने के लिए कोई भी क्रिया करेगा, वो अपनी योग्यता के अनुरूप क्रिया करता है। तो ये अधिगम जो है एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। अगली है, अधिगम जो है सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जैसे कि मान लीजिए अधिगम जो है, जैसे एक और बात है, मान लीजिए आप कोई अच्छा काम सीख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका अधिगम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर आप मान लीजिए कोई अनुचित कार्य सीख रहे हैं, तो क्या आपका अधिगम नहीं हो रहा है? बल्कि अधिगम हो रहा है, लेकिन क्या नकारात्मक अधिगम हो रहा है। अगर अच्छा कार्य सीख रहे हैं तो सकारात्मक अधिगम हो रहा है, और बुरा कार्य सीख रहे हैं तो नकारात्मक अधिगम हो रहा है। तो ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है। जैसे मान लीजिए एक बालक है जो कि प्रार्थना सीखता है, अभ्यास किया, अभ्यास से प्रार्थना सीख लिया, और वही बालक जो है, मान लीजिए चाहे कोई दूसरा बालक, वो बालक गाली भी सीखता है, अपशब्द बातों को कहना भी सीख लेता है। तो ये सब क्या हो रहा है, अधिगम क्या नहीं, अधिगम हुआ है, लेकिन वो नकारात्मक अधिगम हो गया है। प्रार्थना सीखा सकारात्मक अधिगम, लेकिन जो गाली सीखता है, अपशब्द बोलना सीखता है, ये नकारात्मक अधिगम है। और ये दोनों प्रकार का जो अधिगम है, ये किसी न किसी समाज के सापेक्ष होता है, यानी कि आप जो है समाज में ही इसे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि मैं पहाड़ियों पे गया था, वहाँ मैं प्रार्थना सीख कर आया, और ऐसा भी नहीं है कि कोई कहे कि मैं जंगल में गया था, वहाँ से मैं गाली सीख के आया। नहीं, बल्कि ये समाज के सापेक्ष होता है। समाज में ही व्यक्ति
प्रार्थना भी सीखेगा, गाली देना भी सीखेगा। कहने का मतलब है सकारात्मक अधिगम चाहे नकारात्मक अधिगम, ये दोनों के दोनों समाज में रहकर ही समाज के सापेक्ष ही होता है, यानी समाज में रहकर ही होता है। अगली जो विशेषताएं हैं, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। स्वाभाविक का मतलब है अपने आप। क्या अधिगम अपने आप हो जाता है? नहीं, अधिगम करना पड़ता है, अधिगम अपने आप नहीं होता है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। देखिएगा, अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित हो सकती है। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि कोई स्टूडेंट होता है जिसकी कैच करने की शक्ति ज़्यादा होती है तथा किसी स्टूडेंट की कैच करने की शक्ति कम होती है। तो आप जो स्टूडेंट जिस प्रकार से सीखना चाहता है, टीचर को है उसे उस प्रकार से सिखाएं। टीचर जो है विधियों को बदल बदल कर सिखाए। यानी अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित हो सकती है, कई प्रकार की विधियां से अधिगम को किया जा सकता है। अगली विशेषताएं हैं, अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। अधिगम जो है सदैव नवीन नहीं होता है, यानी अधिगम आप जब कीजिएगा तो सदैव वो नया नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आप मेरा ये वीडियो आज देख रहे हैं, अधिगम टॉपिक को आप आज देख रहे हैं और आप सीख रहे हैं कि अधिगम आप कर रहे हैं, और आप फिर 1 महीने के बाद फिर आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो क्या आप अधिगम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अधिगम तो आप कर रहे हैं, लेकिन अधिगम उस वक्त नवीन नहीं है क्योंकि आपने इसे पहले पढ़ लिया है। उस वक्त अधिगम जो है नवीन नहीं होता, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। अगली विशेषता है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन, और शर्त यह है कि व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो 3 कारणों से होनी चाहिए। परिभाषा में भी हमने देखा था, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा, और इन 3 कारणों के द्वारा व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, तो उसे अधिगम कहा जाता है। अन्यथा आप अधिगम नहीं कर सकते। अगली विशेषता है कि अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, अगर किसी बालक या किसी व्यक्ति का आप सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा विकल्प है अधिगम, यानी अधिगम के द्वारा सर्वांगीण विकास होगा। अधिगम का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं या किसी भी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं तभी आपका अधिगम हो रहा है। नहीं, आप कुछ भी सीख रहे हैं तो आपका अधिगम है। आप किसी भी तरीके से सीख रहे हैं तो अधिगम है। तो अधिगम से सर्वांगीण विकास होता है। तो अधिगम की विशेषताओं को भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। देखिए, अधिगम की विशेषता से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि आपको विशेषता दे देगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी सत्य है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये विशेषता आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तब आप किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अगले टॉपिक जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कहने का मतलब है कि एक ऐसा कारक जो अधिगम को प्रभावित करे। एक ऐसा कारक, अगर मान लीजिए कोई भी कारक है तो या तो अधिगम की गति को तेज कर देगा, नहीं तो अधिगम की गति को स्लो कर देगा। अधिगम को मतलब प्रभावित करेगा, चाहे जिस तरीके से भी प्रभावित करे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए, पहला है अभिप्रेरणा। देखिए, अभिप्रेरणा जो है अधिगम को प्रभावित करती है। अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा है तो आपका अधिगम जो है तेजी से होगा। अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा नहीं है तो आपका अधिगम नहीं होगा, नहीं तो एकदम मतलब धीरे धीरे आप स्लोली आप कोई भी चीज़ को सीखेंगे। तो अभिप्रेरणा जो है अधिगम को प्रभावित करता है। विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु को भी आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब है अगर विषय वस्तु सरल है, सुबोध है, सामान्यकृत है, तो आप जो है मतलब इससे आपका अधिगम तेज़ी से हो सकता है। वही अगर कोई भी विषय वस्तु, कोई भी किताब थोड़ा जटिल है, थोड़ा कठिन है, तो उससे आपका अधिगम जो है स्लो होगा। वातावरण को आप देखेंगे तो वातावरण की भी बात करते हैं, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। क्योंकि वातावरण, अगर आपको अच्छा वातावरण मिलता है तो आपका अधिगम तेज़ी से होगा। अगर आपको अच्छा वातावरण नहीं मिलता है तो आपका अधिगम जो है नहीं होगा, चाहे आपका अधिगम एकदम धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा। अगली जो है पूर्व ज्ञान। देखिएगा, पूर्व ज्ञान जो है अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे नवीन ज्ञान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। नवीन ज्ञान का मतलब होता है नया ज्ञान। जैसे आपने अधिगम को पहले कभी नहीं पढ़ा है और इस अधिगम टॉपिक को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो। लेकिन आप इस तरह सोचिए कि जैसे कि आपने अधिगम को पहले पढ़ लिया है, अब फिर आप 10 या 15 दिन, 1 महीने के बाद अधिगम को पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपको अधिगम बेटर समझ में आएगा, पहले से बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पूर्व ज्ञान जो है वो उस ज्ञान को सपोर्ट कर रहा है, यानी पूर्व ज्ञान जो है आपके अधिगम को प्रभावित कर रहा है।
अगली जो है वो विधियाँ हैं। कहने का मतलब है कि अधिगम को विधियाँ भी प्रभावित करती है। अगर विधियाँ जो है मनोविज्ञान पर आधारित जितनी भी विधियाँ होंगी, मनोविज्ञान के आधार पर जितनी भी विधियाँ होंगी, उन विधियों का प्रयोग करके अगर आप बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों का अधिगम ज़्यादा होगा। अगली है मानसिक विकास। ये मानसिक विकास, जैसे अगर किसी व्यक्ति का मानसिक विकास अच्छा है तो उसका अधिगम तेज़ी से होगा। अगर मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं है तो उसका अधिगम धीरे धीरे होगा या अधिगम नहीं होगा। अगली जो कारक है परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब अगर व्यवहार में परिवर्तन परिपक्वता के कारण है तो उसे अधिगम नहीं कहा जा सकता। इसको हमने पीछे भी देख लिया है। लेकिन एक और बात आप याद रखिएगा, बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है। देखिए ये दोनों बातें अलग अलग बातें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर परिपक्वता के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उससे हम अधिगम नहीं कर सकते, और एक बिना परिपक्वता के अधिगम संभव भी नहीं है। किस तरीके से, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई 10 वर्ष का बालक है और आप उसे टीचर बनाना चाहते हैं, तो आप उसे सीटेट की विषय वस्तु थमा देते हैं, कहते हैं कि आज ही से पढ़ो, तुम्हें टीचर बनना है। तो क्या आप बताइए उसे समझ में आएगा? 10 वर्ष के बालक को क्या ये सारे सीटेट की विषय वस्तु समझ में आएगी? नहीं आएगी समझ में, क्योंकि वो लेकिन वही जब बड़ा होगा, उसके अंदर परिपक्वता आएगी, तो उस वक्त वो सारी चीज़ों को समझने लगेगा और उस हिसाब से वो तैयारी करेगा। तो आपकी दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ये इससे भी काफ़ी अच्छे हमने समझ लिया है। अब आगे हम चलते हैं। तो यह 3 प्रकार की होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है और अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिएगा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होती है? तो क्रिया के बदले जो क्रिया की जाती है उसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक सोया हुआ है और रात को सोया हुआ है और अचानक लाइट आ गई, लाइट बुझी हुई थी, रात को सोया हुआ, अचानक लाइट आ गई, बॉल बढ़ा तो उसकी आंखें खुल गई। तो क्या हुआ? क्रिया के बदले उसने क्रिया किया। तो क्रिया के बदले जो क्रिया की जाती है उसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। अगला जो है सहज क्रिया। सहज क्रिया जो ये जन्मजात होती है। सहज क्रिया किसे कहते हैं? ये जन्मजात होती है। कहने का मतलब है जब आप प्याज काटते हैं तो आपकी आंखों से आंसू आता है, ये सहज क्रिया है। या आपके हाथों में रोटी देखकर बंदर उसे छीनने लगता है, ये सहज क्रिया है। ये जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। अगली जो है अनुक्रिया। अनुक्रिया जो होती है ये विषय वस्तु के प्रति की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए आज सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्रिया कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्रिया जो है अनुक्रिया कर रहे हैं। सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए अनुक्रिया कर रहे हैं, यानी विषय वस्तु के प्रति जो क्रिया की जाती है। कोई भी बैंकिंग की ही तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ? अनुक्रिया कर रहा हूँ। क्रिया कर रहा हूँ उस बैंकिंग एग्जाम को पास करने के लिए, तो क्या कर रहा हूँ? कौन सी क्रिया कर रहा हूँ? अनुक्रिया कर रहा हूँ। तो अनुक्रिया जो है विषय वस्तु के प्रति की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझना है और मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और अधिगम के अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अधिगम के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।